ठीक है सर। तो चलिए आज हम लोग फिर से सीजीएल के पेपर को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। देखिए दो चीज होता है, एक होता है एडॉप्ट करना, मतलब जिसका हिंदी अपनाना, और एक होता है लागू करना, कि हम पूरे देश में लागू कर रहे हैं। मान लिया जाए कि कोई संविधान सभा में जो लोग थे 61 देश का भ्रमण करके, ये एक पेपर था संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा में 2 साल कितना महीना था, 2 साल 11 महीना 18 दिन। इसमें ये पूरा एक मतलब कि ये खाका है, इसमें पूरा तैयार किया गया, मतलब जो भी वहां पे लोग थे ये पूरे संविधान को बनाने का काम किए। लेकिन कहने का मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सा दिन था कि जब ये हम बोले कि ये अब पूरी तरीका से कंप्लीट हो गया, अब ये भारत के संविधान के रूप में हम इसे एडॉप्ट करते हैं। फाइनल ये खाका कब तैयार हुआ कि बोला गया सर्वसम्मति से, पूरे संविधान के जो लोग थे वो सारा ने बोला कि ये जो खाका पूरा तैयार हुआ इसे हम भारत के संविधान के रूप में अपनाते हैं, एडॉप्ट करते हैं। अभी लागू नहीं हुआ है, अभी अपनाया गया है। ठीक है ना। अभी जिस प्रकार से कि मान लिया जाए कोई दंपति को अपना बच्चा नहीं होता है तो वो जाता है अनाथ आश्रम या कहीं से भी, तो बाय पेपर, लीगल पेपर के अनुसार वो बच्चे को एडॉप्ट करता है। कोई बोलता है कि बच्चे को लागू कर लिया अपना बच्चा, बोलता है एडॉप्ट करता है, अर्थात वो बच्चे को, वो जो अनाथ आश्रम में वो बच्चा है उसे हम लीगल तौर पे अपना बच्चा एडॉप्ट करते हैं। ठीक है। उसी तरीका से उस पूरी संविधान सभा में जो ये पूरा पेपर एक तैयार हुआ, उसे भारत के लोग जो वहां पे थे उन्होंने सर्वसम्मति से उस खाका को एडॉप्ट किया कि अब हमारे देश में जो कानून वगैरह बनाए जाएंगे वो इसी पेपर के अनुसार बनाए जाएंगे, जिसका नाम पड़ा आपका संविधान। संविधान का मतलब ही होता है कानून। ठीक है। तो ये भी चीज है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एडॉप्ट कब किया गया था, तो याद में रखना वो दिन था आपका 26 नवंबर 1949। मतलब कि आपका जो संविधान सभा के द्वारा ये डेट, ये जो आप देख रहे हैं 26 नवंबर 1949 को, इसी दिन संविधान सभा के द्वारा, अगर क्वेश्चन आ जाएगा किसके द्वारा अपनाया गया, तो संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। यह भी चीजें ध्यान में रख के द्वारा अपनाया गया, अपनाया गया। ठीक है। दूसरी चीज है, इसीलिए क्योंकि 26 नवंबर को यह कोई मतलब कि आपके लिए कानून या अपनाया गया, इसीलिए 26 नवंबर को आप संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक साल संविधान दिवस के रूप में, प्रत्येक साल जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं आप, संविधान दिवस के रूप में, संविधान दिवस के रूप में। चलिए ये तो बातें हो गई। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि संविधान पूरी तरीका से लागू कब हुआ, तब हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950। लागू होना, अपनाना, दोनों डिफरेंट वर्ड है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो सकती है, यहाँ पे अगर कंफ्यूजन आपको हो जाएगी तो इसमें चीजें को आपको समझना है। ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना है कि यहाँ पे देखिए 26 नवंबर 1949 भी दिया है, 26 जनवरी 1950 भी दे दिया। बताइए कंफ्यूजन होगा कि नहीं? कोई इसको इसमें लगाएगा, कोई इसको लगाएगा। इसीलिए ये जो डेट है आपका 26 जनवरी 1950 में, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, इस दिन हमारा संविधान पूरी तरीका से लागू हो गया, संविधान लागू हो गया। यह भी चीजें ध्यान में रखना। और इसीलिए 26 जनवरी को, क्योंकि हमारा पूरा संविधान लागू हुआ, इसीलिए आप 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना, 26 नवंबर संविधान दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। ठीक है ना। ये चीजें कई बार, एक बार आपको क्वेश्चंस हो सके आपसे पूछ दे कि
संविधान सभा जो ये हमने लिखा है, संविधान सभा का गठन जो है 1946 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। इसकी अगर गठन की बात अगर किया जाए तो गठन 1946 में हुआ था, अर्थात 9 जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है ना ये। लेकिन अगर पूछ दे कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष की बात अगर कर दे तो आपके देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे आपके देश के जो प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। लेकिन वो अस्थाई अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। एक अस्थाई अध्यक्ष थे, एक अस्थाई अध्यक्ष भी थे। जिस प्रकार से कि आप अभी सुनते होंगे एक स्पीकर बनते हैं, एक प्रोटेम स्पीकर बनते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर वहीं से लिया गया है कि संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष, लिख लीजिए संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद लिखिए संविधान सभा का गठन, लिख लीजिए संविधान सभा का गठन, लिख लिए 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को हुई है। संविधान दिवस लिख लिए ना, 26 नवंबर को मनाया जाता। 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में। लेकिन अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, आप सोचिए कि हमारा संविधान इसी दिन बन गया, ठीक, हमारा संविधान इसी दिन बन गया, लेकिन हमने लागू इस डेट को क्यों किया? हाँ, क्योंकि आप एक नाम सुने होंगे 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को, 1931 मतलब 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पे लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। और उस दिन उन्होंने घोषणा किया था कि अगले साल 26 जनवरी को भारत अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को आपके भारत ने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का एहसास लिया था। स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन एहसास लिया था कि हम खुद को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। और उसी दिन को यादगार बनाने के लिए, उसी दिन को याद करने के लिए संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 का वो डेट रखा जिस दिन की हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना। हमारा भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। उसके बाद पाकिस्तान भारत से अलग कब हुआ? 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता और 14 अगस्त को भारत महान विभाजन विभीषिका दिवस मनाता है। मतलब कि उसी दिन भारत से पाकिस्तान लीगली रूप में अलग हो गया। और उस दिन हमारा भारत क्योंकि चाहता नहीं था कि हमारे भारत का टुकड़ा हो, और इसीलिए हमारा भारत महान विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाता है, यानी शोक मनाता है। ठीक है, हाँ, 14 अगस्त की रात में खुद को स्वतंत्र किया मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, चलिए आगे, ये हो गया। आगे क्वेश्चंस में देखिए क्या है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? अलीराजपुर हो जाएगा, अलीराजपुर। अलीराजपुर आपका मध्य प्रदेश का एक जिला है। ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, एक जिला है जो कि सबसे कम, जो कि आपका सबसे कम साक्षर जिला की श्रेणी में आता है। बिहार का सबसे कम साक्षर जिला कौन है? पूर्णिया, पूर्णिया। और सबसे ज्यादा रोहतास, सबसे ज्यादा रोहतास, सबसे कम पूर्णिया। और पूरे भारत की अगर बात किया जाए तो सबसे कम साक्षर जिला की बात किया जाए अलीराजपुर है, जो मध्य प्रदेश का पड़ता है। और सबसे ज्यादा जो साक्षर है वो केरल का एक पल्लम नामक जगह है, मतलब जिला है, वो सबसे ज्यादा साक्षर है। दूसरी बात है 1911 की जो जनगणना थी ये आपकी 15वीं जनगणना थी। ठीक है ना, ये आपकी कौन सी जनगणना है? तो यह याद में रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाए आपकी, ये 15वीं जनगणना थी। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना है। होना चाहिए था 2021 में ही जनगणना, क्योंकि हर 10 साल में होता है, लेकिन हुआ नहीं कोरोना के चलते।
ठीक है ना, कोरोना के चलते आपका नहीं हुआ, क्योंकि इसको 2021 में ही होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, होने वाला होगा। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना। आगे देखिए, आगे क्वेश्चंस पे देखिए, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खुद को जिल ए इलाही के रूप में पेश किया। जिल ए इलाही मतलब होता है ईश्वर की छाया। जिल ए इलाही, जिल ए इलाही की बात अगर करा जाए और इसका अगर अर्थ की बात अगर हम करते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है ईश्वर की छाया। इसका अर्थ होता है ईश्वर की छाया। इसका अर्थ क्या होता है, ईश्वर की छाया, जिसको आप बोलते हैं जिल ए इलाही। और इसको सबसे पहले लागू करने वाला बलवन था, जो यहाँ पे बच्चन लिखा हुआ है, गलत लिख दिया गया है, ये बलवन है, बलवन। यानी कि सल्तनत काल में हम आपको बताए थे कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश ने शासन किया। ठीक है, पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। पांचवा आपका कौन था, लोधी वंश। तो याद में रखिएगा कि जो बलवन था ये गुलाम वंश से संबंधित था, जिसे आप मामलूक वंश भी बोलते हैं, इलवड़ी वंश भी आप बोलते हैं। बलवन गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है, इसको मामलुक वंश भी कहते हैं, वंश भी कहते हैं। इसको इलवड़ी वंश भी कहा जाता है, इलवड़ी वंश भी कहा जाता है, और गुलाम वंश भी कहा जाता है। पहले के जो भी शासक होते थे वो गुलाम रखते थे और गुलाम को अपने बेटा से भी ज्यादा मोहब्बत करते थे। अगर बेटा नालायक निकल जाता था तो सारा संपत्ति अपने गुलामों को दे देते थे। बलवन जो था इल्तुतमिश का गुलाम था, और इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक भी कौन गौरी का, गौरी था ना, महमूद गौरी, महमूद गजनवी नहीं, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसीलिए याद में रखना है। तो बलवन जो था गुलाम वंश से संबंधित था, और इसने ही सबसे पहले जिल ए इलाही के रूप में खुद को पेश किया। इसने ही कहा, मतलब ईश्वर की छाया, मतलब बोल रहा है बलवन खुद को कि मेरी ही रक्षा करो, मेरा ही बात मानो, समझ जाओ कि ईश्वर का मान रहे हो। ठीक है, ये सारा खूब चलता था सल्तनत काल में। बलवन के द्वारा ही दिल्ली सल्तनत में, बलवन के ही द्वारा दिल्ली सल्तनत में जो है आपको सिजदा प्रथा चलाई गई थी। सिजदा प्रथा, सिजदा प्रथा, सिजदा प्रथा। उसके बाद एक होता है पबौस, एक प्रथा होती है जो कि ये एक उत्सव होता है, पबौस प्रथा। सिजदा प्रथा मतलब बोला जाता था, बलवन कहता था कि हमारे दरबार में अगर कोई आता है तो हमें सिजदा करके सर झुकाए। सिजदा समझ रहे हैं ना, सिजदा एक ईरानी प्रथा होती है, ईरान इराक में पहले सिजदा प्रथा चलती थी, और उसके द्वारा बलवन ने सिजदा प्रथा चलाई, पबौस प्रथा चलाई। बलवन के द्वारा ही जो है आपको लौह और रक्त की नीति लाई गई थी। लौह और रक्त की नीति, ये जो है आपको, ये भी लौह और रक्त की नीति, लौह और रक्त की नीति अगर पूछा जाए तो ये भी रक्त की नीति, लौह और रक्त की पॉलिसी वाला जो सिस्टम है वो बलवन के द्वारा ही लाया गया था। दूसरी चीजें अगर आपसे यहाँ पे आ जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, गुलाम था। दिल्ली में इसी के द्वारा 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। इसी के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई, गुलाम वंश की स्थापना की गई, ये भी चीजें ध्यान में रखना। दूसरी चीजें ये भी है कि कुतुब मीनार जो आप बोलते हैं, जो आपका कहाँ पे है, दिल्ली में, कुतुब मीनार की नींव रखने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार का नींव रखा है, कुतुब मीनार का नींव रखने वाला यही था, नींव रखा। ठीक है, ये भी चीजें हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि मिली है, या जो है इसको उपाधि जो है आपको लाख बख्श की मिली है। दान बहुत देता था, बोला जाता है कि ये गद्दी पे जरूर बैठा था लेकिन प्रजा के पैसा से एक भी चीज अपने आप में ये काम नहीं किया। ये टोपी सिलता था और टोपी सिल के ही अपना खर्चा वर्चा चलाता था। मतलब कि इस्लाम धर्म में
मतलब इस्लाम धर्म में आप कुरान वगैरह को पढ़िएगा, इस्लाम धर्म से संबंधित चीजें को, तो इस्लाम धर्म में लिखा हुआ है कि आप जो कमा रहे हैं उसका 3 हिस्सा आप दान करिए। आप जो कमा रहे हैं उसका 3 हिस्सा आप गरीबों में हेल्प करिए, एक ही हिस्सा आप अपने जीवन यापन के लिए रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुरान में ही है, ये चीज गीता में भी लिखा हुआ है, लेकिन कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है, सब लूट मार रहा है। आगे क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश। अब यहाँ पे समझिए, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था प्लस दामाद भी बन गया था, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी बना था। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम की संज्ञा दिया गया है। गुलामों का गुलाम, सबसे पहले गुलामों का गुलाम की संज्ञा इल्तुतमिश को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का नींव रखा, लेकिन कुतुब मीनार को पूरा करने का काम इल्तुतमिश ने किया, ठीक है ना। तो इसके लिए एक और चीजें हैं कि कुतुब मीनार गए देखने के लिए, कुतुब मीनार को पूरा किया। देखे हैं कुतुब मीनार नजदीक से? हम भी नहीं देखे, गए नहीं कहीं दिल्ली वगैरह, जाएंगे, देखे नहीं। इंडिया गेट और अभी गए देखे इंडिया गेट को, अभी भी वही चमक है, लाल किला। अच्छा, गेटवे ऑफ इंडिया देखे हैं कि नहीं? नहीं देखे, हाँ मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में जब आप जॉर्ज पंचम साहब जी आने वाले थे, तो उसके स्वागत के लिए मुंबई में इंडिया गेट बना था। समझिए, हमारे भारत की संपत्ति से ही इंडिया गेट बना, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया। कौन? जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए। अभी सिर्फ अंग्रेज वगैरह स्वागत करता था अपने राजा रानी का। कहाँ? अच्छा हाँ। सबकी अपनी अपनी है। अब इल्तुतमिश के बारे में देखिए, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा किया। इल्तुतमिश वो पहले व्यक्ति हैं जिनकी बेटी रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान, तो वंशावली शासन चल रहा था, चलता है कि नहीं चलता है? तो वंशावली जब शासन चल रहा था तो इल्तुतमिश को भी अपना बेटा था, लेकिन उसका बेटा नालायक था, तो इसने अपनी गद्दी सौंपने का काम रजिया सुल्तान को किया था, ठीक है ना। ये अपनी जो पूरी गद्दी थी रजिया को दिया था, ठीक है ना। नकारा बेटा हो गया तो रजिया सुल्तान को दे दी, रजिया सुल्तान को। और रजिया सुल्तान मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम में वो पहली महिला थी जो कभी भी कोई राजगद्दी पे बैठी थी, रजिया सुल्तान, ठीक है। लेकिन ये वही बात हो गई, अभी भी जो ऐसे चल रहे हैं, अभी भी कुछ चीजें आप लोग जो है पचा नहीं पाते हैं, जेंट्स लोग पचा नहीं पाता। अरे यार, ये लड़की कर कैसे सकती है? उस टाइम भी यही हुआ। रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठी, बहुत ही ज्यादा ये दिमगड़ थी, बहुत ही ज्यादा काम करती थी, लेकिन उस टाइम जो पुरुष वर्ग के लोग थे वो ये सहन नहीं कर पाए थे कि ये कैसे हो सकता है, पुरुष के रहते वो गद्दी पे कैसे बैठ सकती है। जिसके चलते कुछ ही दिन के बाद इसे इतना तंग किया गया, इतना तंग किया गया कि बाद में इसे मार भी दिया गया था। वहां के पुरुष वर्ग के लोगों के हजम ही नहीं होता है। अरे ये कर कैसे सकती है? हम पढ़ा रहे थे एक जगह, ठीक है, तो वहां पे भी सर थे, लोग हम थे, तो वहां से सर से ज्यादा पेमेंट हमें मिलती थी, ठीक है ना। एक दिन क्या हुआ, वो डायरेक्टर को एकदम खुलेआम बोलता है कि अभी इसकी एज भी नहीं है, कुछ दिन पहले इसको हम पढ़ते देखते थे और आप इसको ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं। अब उसके बाद फिर जब मंथ हुआ तो हम गए पेमेंट लेने के लिए, तो हमको मतलब कि बोलते हैं कि
इतना ही पेमेंट आपका बनेगा। बोले सब दिन इतना दे रहे हैं, आज इतना क्यों दे रहे हैं? तो नहीं नहीं, हमको पता चल गया कि कोई बोला है, मतलब कि कोई कोई काम कर रहा था वहाँ, स्टाफ लोग तो बोल दिया हमको, गए हम, उसके बाद बोल दिया डायरेक्टर को हम नहीं आएंगे पढ़ाने। मतलब ये क्या है? आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो हजम क्यों नहीं हो रहा है? हम देखिए सारे लोग की बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग आज भी हैं जो ये सहन नहीं कर पाते हैं कि हम ये कर कैसे सकते हैं। आपको सच में बिलीव नहीं होगा, मेरे पीछे बहुत लोग पड़ गए हैं, सच में सच में सोचता है कि ये ऐसे कर कैसे सकती है, झूठा फूसा कुछ चीज बोल देता है मेरे बारे में, जो कि ऐसा कुछ नहीं, दूर दूर तक कोई चीजें नहीं है, फिर भी लोग बोल देते। इसलिए नहीं, क्योंकि आपको हजम नहीं हो रही है कि ये कैसा हो सकता है। लास्ट में हम वो कोचिंग छोड़ ही दिए, बाद में फिर वो फोन करके हमको पैसा दिया बुला के। अब उस दिन हम बोले कि आप, हमको पता है सर कि कोई आपको बोला था ये बात और आप ऐसा किए हैं, आप मेरे काम को क्यों नहीं देख रहे हैं? काम का पैसा दीजिए ना। आप मेरी एज, हाँ हम हैं सबसे छोटे हैं, तो इससे मतलब क्या है? काम तो कर रहे हैं ना। आप अपने डिपार्टमेंट में मान लिया जाए बहुत सारे ऐसे सीनियर होगा जिसके आप सीनियर बन जाइएगा, तो इसका मतलब क्या है? आपको पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो चीजें हो जाती है। लेकिन अभी भी लोगों की यही चीजें हैं, और सल्तनत काल में तो और ज्यादा होता है, इस्लाम में तो और ज्यादा होता है ये चीजें। ठीक है, तो रजिया सुल्तान वो पहली, मतलब फिर भी ये जो है लड़का के जैसा ही ड्रेस वगैरह पहन के घोड़ा उड़ा पे चढ़ के चलती थी, लेकिन फिर भी लोग ने इसको मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाया, पुरुष वर्ग के लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाया, जिसके चलते उसके बाद जो लोग इसके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, इससे वो शादी भी कर ली थी ताकि मामला संभल जाए, लेकिन फिर भी चीजें नहीं सही हुई, लास्ट में मर ही गई, मतलब इसको भी मार दिया और इसके हस्बैंड को भी मार दिया गया था। तो ये भी चीजें ध्यान में रखना। तो आ? हो गया था, कर ली थी शादी वो, शादी भी कर ली थी, उसके बाद कहीं जा रही थी ये, मतलब लड़ाई करने के लिए, तो वहां पे कुछ गड्ढा खोद दिया गया, ऊपर से लेवाड़ी बिछा दिया गया, तो इसका जब घोड़ा गया तो गिर गया, हो गया काम खत्म। मतलब षड्यंत्र का शिकार हो गई थी, बाकी बहुत ज्यादा इस दिमगगर थी, लेकिन फिर भी दिमाग किस काम का। जिल ए इलाही, ध्यान में रखना। तो ये चीजें हो गया। अब चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। अभी भी लोग बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हजम नहीं हो पाता है, क्या करें? यहाँ पे देखिए, मेंडल के किस नियम के अनुसार एक द्विगुणित जीव अपनी संतति के लिए एक गुण के लिए एक यादृच्छिक रूप से चयनित युग्मिक, ये सब चीजें हैं। देखिएगा, मेंडल जो दिया था, जो मटर के पौधे पे वो निरीक्षण किया था, ठीक है ना, प्रैक्टिकली रूप से किया था, जिसमें से कि उसका जो नियम था, एक था प्रभुत्व का नियम, एक था प्रभुत्व का नियम, लेकिन दूसरा था पृथक्करण का नियम। तो दो युग्म युग्म को जो मिला के जो काम किया जाता था वो पृथक्करण का नियम था। इसका आंसर हो जाएगा पृथक्करण का नियम। मेंडल का नियम के अनुसार, पृथक्करण के नियम के अनुसार वो काम किया गया था। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्रों के स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्रक द्वारा संचालित उपक्रम है? तो याद में रखना है भेल हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चंस के अनुसार, इस क्वेश्चंस के अनुसार इसका आंसर भेल हो जाएगा, भेल, ठीक है ना। इसका देखिए, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसके प्रयास के कारण 1856 में पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह को लेके आया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लाया था। याद में रखना है कि 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, सागर ने लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, उस टाइम डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी की सहायता से, लॉर्ड डलहौजी की सहायता से विधवा पुनर्विवाह कानून लाया था। विधवा पुनर्विवाह संबंधित कानून लाए थे, ये संबंधित कानून लाए, ठीक है। दूसरी चीज है, और इन्होंने ये लाया था कानून तो इन्होंने करके भी दिखाया। सबसे पहला
जो है ये विधवा जो महिलाएं थी उससे विवाह करने का काम ये अपने बेटे से ही किए थे। हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, क्या कर रहे हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर लॉर्ड डलहौजी की सहायता से विधवा पुनर्विवाह कानून लाए। लाने के बाद इन्होंने सबसे पहला प्रयास अपने बेटा से ही शादी करके दिखलाया था। इन्होंने अपने बेटा का ही शादी एक विधवा लड़की से करवाई थी। ये भी चीजें ध्यान में रखना। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। इनकी एक महत्वपूर्ण बुक है जिसका नाम है सोम प्रकाश, जिसका नाम है सोम प्रकाश। और सोम प्रकाश में जो है ये बहुत ज्यादा खड़ी खोटी ब्रिटिशर्स के लिए ये लिखते थे। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक पुस्तक का नाम था। ठीक है, दूसरा चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगर कभी भी आ जाए आपसे प्रार्थना समाज के बारे में, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज के बारे में अगर आ जाए आपसे, तो प्रार्थना समाज जो है आपका आत्माराम पांडुराम के द्वारा, आत्मारंग पांडुराम, हाँ पांडुराम प्लस महादेव गोविंद रनाडे, दोनों का नाम आता है। महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे का नाम आता है। ठीक है ना। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा सत्य शोधक समाज के बारे में, सत्य शोधक, सत्य शोधक समाज की बात अगर किया जाए तो सत्य शोधक समाज आपका ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया है। ज्योतिबा, हाँ 1873 में ज्योतिबा फूले ने किए। इनकी इनकी एक पुस्तक का नाम क्या था? गुलामगिरी। यह भी क्वेश्चन आया हुआ था सीजन में, गुलामगिरी। इनके पुस्तक का नाम था गुलामगिरी, गुलामगिरी। उसके बाद याद में रखना है आपसे, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कर्मयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, ये सब किनकी पुस्तक का नाम है? तो स्वामी विवेकानंद का। यह पुस्तक का नाम स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के पुस्तक का नाम है। कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब स्वामी विवेकानंद के पुस्तक का नाम। ठीक है ना। उसके बाद एक यह भी है, पूछा जाता है बहुत बार, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। और हाँ, और दूसरा संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, दोनों ये लिखा गया है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, दोनों राजा राम मोहन राय जी के द्वारा लिखा गया है। राजा राम मोहन राय, दोनों लिखा गया है राजा राम मोहन राय के द्वारा। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस और संवाद कौमुदी दोनों राजा राम मोहन राय जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। ये राजा राम मोहन राय जी के द्वारा जो संस्था की स्थापना हुई थी उसे आप ब्रह्म समाज के नाम से जानते थे, ब्रह्म समाज के नाम से। ज्योतिबा फूले, गुलामगिरी ज्योतिबा फूले पिछड़े जाति से संबंधित थे और लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अब यहाँ पे देखिए गांधी जी का जयंती, गांधी जी जयंती, गांधी जी की जयंती, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये गलत क्वेश्चन दे दिया है। जन्म पूछिए, जन्म कहाँ हुआ है, बस ये राष्ट्रपिता का प्रतीक चिन्ह सब अलग दे दिया। पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर कहाँ पड़ता? गुजरात में पड़ता। जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। मृत्यु कब हुआ? हाँ 30 जनवरी 1948। जन्मदिन के अवसर पर किस दिवस के रूप में मनाते हैं? अहिंसा दिवस के रूप में। और मृत्यु में शहीद दिवस। ठीक है, अहिंसा दिवस और शहीद दिवस। ठीक है, ये हो गया आपके महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी ध्यान में रखना है, महात्मा गांधी जो हैं 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, लेकिन
कभी अगर पूछ दे कि 21 वर्ष के दरमियान में कभी भारत आए नहीं किए तो ऐसा नहीं बोलना, वो आए हैं, बहुत बार भारत आए हैं भाई। शादी विवाह हो गया तो अपने बच्चा बुजुर्ग देखने नहीं आएंगे, बहुत बार वो आए हैं, ठीक है, बहुत बार आए हैं वो दक्षिण अफ्रीका से और फिर गए हैं। लेकिन जब 9 जनवरी 1915 को जब आ गए थे उसके बाद कभी नहीं गए। इसीलिए हम बोल देते हैं कि महात्मा गांधी 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहे, लेकिन उसके बीच में वो बहुत बार आए थे। हाँ 1904 में भी आए थे, 1896 वगैरह में भी आए थे, तो बहुत बार वो आए हैं। अब देखिए महात्मा गांधी जी के बारे में 2-3 पुस्तक लिख लीजिए। एक वो उनका पत्रिका था हरिजन, हरिजन पत्रिका, हरिजन पत्रिका के बारे में ध्यान में रखना। हरिजन पत्रिका उन्होंने 1933 ईस्वी में प्रकाशित किया था। दूसरा जो इनका था याद में रखना है यंग इंडिया, यंग इंडिया इन्हीं की पत्रिका का नाम था। जब ये दक्षिण अफ्रीका में थे तो इंडियन ओपिनियन इन्हीं की पुस्तक का नाम है, पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन, इंडियन इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन इन्हीं के पुस्तक का नाम था। यह भी चीजें ध्यान में रखता, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, स्वराज, हाँ स्वराज भी लिखे। दूसरी बात है एक था ये रस्किन का नाम सुने होंगे, रस्किन, रस्किन एक फिलोसफर थे जिसका नाम था, बुक का नाम था अनटू द लास्ट। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अनटू द लास्ट। उनके बुक को ये ट्रांसलेट किए थे जिसका शीर्षक था सर्वोदय। सर्वोदय मतलब सबका उदय, यह भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, ट्रांसलेट किया गया था अनटू द लास्ट, ठीक है, उनका उन्होंने ट्रांसलेट किया था जिसे बोलते हैं सर्वोदय। और उसी से महात्मा गांधी रस्किन से, टॉलस्टॉय से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है ना। और उन्हीं लोग से टूल सीखे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, अहिंसा का, ये भूख हड़ताल का, उन्हीं सब से ये सीखे थे, टॉलस्टॉय और रस्किन से। और महात्मा गांधी से सबसे ज्यादा प्रभावित थे विनोबा भावे, ठीक है, और उन्होंने सर्वोदय आंदोलन भी चलाया था। खैर छोड़िए उतना नहीं पूछेगा। हरिजन पत्रिका, यंग इंडियन ओपिनियन, ये सारी चीजें हो गई। और महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना भी 1932 ईस्वी में की थी हरिजनों के उत्थान हेतु, ठीक है ना। तो याद में रखिएगा कभी भी पूछ दे हरिजन संघ की स्थापना, हरिजन, हाँ हरिजन संघ की स्थापना बात किया जाए तो 1932 ईस्वी में इन्होंने की थी हरिजन संघ की स्थापना। गांधी जी एकमात्र सेकेंड गोलमेज सम्मेलन था, ठीक है ना, 1900 कब 31 में, जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किए थे। बाकी तो गांधी जी के बारे में पता ही होगा, सबसे पहला सत्याग्रह क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीनों में वो पार्टिसिपेट किए थे। तीनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन लिखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने वाले, तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने वाले या शामिल होने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है ना। और कांग्रेस सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में गई थी जिसमें गांधी जी सेकंड वाला में। और क्यों गए थे पता है, क्यों गए थे, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किए थे और ब्रिटिशर सोच रहे थे कानून बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए। तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, तो बिना कांग्रेस के संविधान का निर्माण ही नहीं हो सकता था, इसीलिए गांधी जी को बुलाया गया। लेकिन वहां पे गांधी जी जो सोच रहे थे वो चीजें नहीं हो पाया, जिसके चलते वहां पे बर्खास्त करके आए, पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन से स्टार्ट किए थे। 2 बार सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। सब डीपली पढ़िएगा तभी समझ में, हम अभी बता दें सब खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में लंबाई के मानक माप को परिभाषित करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया गया था, क्रिप्टॉन 88, कीटोन 90, क्रिप्टोन 86, क्रिप्टोन 83। 1960 में जो लंबाई का जो मानक चला था वो क्रिप्टोन 86 को लेके चला था, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन से देखिए, आगे देखिए निम्नलिखित में से किस ग्रह का जो वायुमंडल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के सफेद और पीले बादलों से बना हुआ है, शुक्र का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, शुक्र का बना हुआ है।
शुक्र का। याद में रखिएगा, शुक्र में सबसे ज्यादा CO2 गैस की मात्रा होती है। यह जो ग्रह है इसमें CO2 गैस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। CO2 मतलब समझ रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जहां पे ज्यादा होगा वहां गर्मी होगा कि ठंडा होगा? गर्मी होगा। इसीलिए शुक्र सबसे चमकीला ग्रह की श्रेणी में आता है, क्योंकि यहाँ पे CO2 सबसे ज्यादा है, और CO2 जहां पे रहेगा वो सबसे ज्यादा जलते हुए आपको नजर आएगा। तो जो सबसे देखते नहीं, आग निकलता है तो चमकते हुए नजर आता है, उसी तरीका से शुक्र जो है सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह की श्रेणी में आता। शुक्र के आकार तथा आकृति पृथ्वी के लगभग बराबर होता है, इसीलिए पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात है, उसके बाद आपको ध्यान में रखना है, जब कभी कभी मॉर्निंग समय में आप जब उठिएगा 4-5 बजे, तो आपको शुक्र प्लेनेट नजर आएगी कभी कभी, इसीलिए इसे भोर का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भोर का तारा कहते हैं। याद में रखिएगा, मान लिया जाए कि ये आपका सन है, सन ये है आपका, तो सबसे पहले सन के नजदीक बुध, सन के नजदीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, ठीक है ना, उसके बाद हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद अरुण और फिर नेपच्यून, अरुण अब वरुण। ठीक है, ये चीजें हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या गो हो गया? 8 गो। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चंस आपसे पूछ देगा। यहाँ पे ये सन हो गया, सन के बाद क्या है? बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और फिर वरुण। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे कि सन के दूरी के अनुसार सबसे नजदीक ग्रह कौन? बुध। पृथ्वी कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे। पृथ्वी कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए किन दो ग्रहों के बीच हमारी पृथ्वी है, तो शुक्र और मंगल के बीच में, शुक्र और मंगल के बीच में। समझिएगा, बुध सबसे नजदीक है, लेकिन फिर भी यह जो है ज्यादा गर्म नहीं है जितना कि शुक्र है। क्यों? क्योंकि शुक्र में CO2 की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए। लेकिन बुध में CO2 की मात्रा नहीं है। अच्छा ये बताइए, जब आपकी पृथ्वी पे CO2 नहीं रहती तो क्या होता? CO2 नहीं रहती तो हमारी पृथ्वी बहुत शीतल हो जाती, रात में हम लोग रहवे नहीं करते। CO2 हमारी पृथ्वी के गर्मी को बनाए रखने के लिए CO2 उतना ही जरूरी है, लेकिन आजकल हम लोग CO2 कुछ ज्यादा ही दे रहे हैं। लेकिन CO2 हमारी पृथ्वी के लिए अति महत्वपूर्ण है, यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना। CO2 अगर नहीं रहेगी तो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर रात में बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो हम लोग रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना। इसीलिए तो उतना ही जरूरी है। इसीलिए शुक्र ग्रह प्रेशर कुकर, ऐसा बोला जाएगा कि पूरे सौर मंडल में प्रेशर कुकर के जैसा कौन काम करता है? तो शुक्र काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध, ये जो सारी जो ग्रह है इसे आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। किस ग्रह के नाम से? आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। और बृहस्पति, शुक्र, शनि और अरुण वरुण को बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। किस ग्रह के रूप से जानते हैं? बाह्य ग्रह के रूप से जानते हैं। यह भी चीजें अब देखिए, अब अभी एक चीजें और ध्यान में रखना, मंगल और बृहस्पति के बीच में ही बहुत सारा एस्टेरॉयड आपका पाया जाएगा, एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे क्षुद्र ग्रह का जो बेल्ट आपको पाया जाता है वो मंगल और बृहस्पति के बीच ही पाया जाता है। यह भी चीजें आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। दूसरी चीजें आपको यह भी ध्यान में रखिएगा कि इस सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन? बृहस्पति। बृहस्पति। सबसे छोटा कौन? बुध। सबसे नजदीक कौन? बुध। सबसे दूर कौन? वरुण। नेपच्यून भी पहले था, प्लूटो था, सबसे पहले प्लूटो था भी। पहले 9 सेट मतलब कि सौरमंडल में ग्रह थे, लेकिन 2006 में अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन हुआ था न्यूयॉर्क में,
जिसमें से कि बहुत सारे देश बैठे थे, जिसमें से कि देखिए ग्रह होने के लिए भी अपनी एक श्रेणी होती है। वो श्रेणी से अगर इधर उधर करके वो सूर्य की कक्षा में अगर घूम रहा है तो उसको प्लेनेट की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो प्लूटो जो था वो अपनी कक्षा, जो एक उनका जो ऑर्बिट होता है वो ऑर्बिट सही से नहीं बन पा रहा था, जिसके चलते उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दे। खैर छोड़िए वो सब बातें, इतना आपको याद में रखना है, ठीक है ना। सबसे नजदीक कौन है, दूर कौन है, एस्टेरॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में होता है, आंतरिक ग्रह की श्रेणी में बोल देगा निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रह की श्रेणी में कौन नहीं है, तो उसका नाम पता रहेगा तब ना कि कौन आंतरिक में कौन बाह्य में है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है आपका बृहस्पति है आकार में, सबसे छोटा आपका बुध है। पृथ्वी पृथ्वी अगर पूछ दे कि सूर्य के दूरी के अनुसार कितने नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे भारतीय भारत सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन थे, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया थे, ठीक है ना। ये देखिए पारंपरिक संगीत में ठुमरी और अन्य लयनात्मक गीत शैलियां कथक में शामिल है, ठीक है ना। किसमें शामिल है, कथक में। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, यूपी का। कथकली कहाँ का है, केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। शास्त्रीय कहाँ का है, असम का। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। उसके बाद अगर पूछा जाए आपसे ओडिया कहाँ का है, ओडिशा का। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का, ठीक है। अच्छा, सबसे पुराना ये शास्त्रीय भाषा कौन सा है, सबसे पुराना तमिल। सबसे पुराना कौन है, तमिल। कितने शास्त्रीय भाषा है, 6। याद नहीं होगा आपको, मैथ और इंग्लिश में उतना भी बिजी नहीं, इसी को भूल गए। देखिए यहाँ पे 2026 में कौन सा देश एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा, जापान करेगा, बिल्कुल सही। ओलंपिक का मेजबानी 2028 में कौन करेगा, लॉस एंजल्स। इस बार कौन किया, पेरिस किया, पेरिस किया। पेरिस ओलंपिक में भारत के तरफ से स्टार्टिंग में ध्वजावाहक कौन थे, पीवी सिंधु और शरत कमल। याद में है कि नहीं, शरत कमल वही है जिसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला इस बार। और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थी, मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। पीआर श्रीजेश हॉकी से संन्यास भी ले लिया है, ठीक है। बाकी विनेश फोगाट संन्यास की घोषणा ली है, मतलब डायरेक्टली नहीं अभी बोली है, सिर्फ ट्वीट की है मैं हार गई अपनी कुश्ती से। लेकिन लोग वेद का मतलब कि रिपोर्ट यही आ रही है कि उसे 2032 मतलब 28 में भी खेलने का मौका दिए, मतलब उसे मनाएंगे। विनेश फोगाट को मनाने की बातें चल रही है। बाप रे, उसको कितना गिफ्ट मिला है, 16 करोड़ रुपया उसको मिला है इनाम। एक फ्लैट हरियाणा सरकार की तरफ से, एक फ्लैट प्लस हरियाणा के जो लोग हैं उसके तरफ से 4 एकड़ जमीन। हरियाणा के जो सिर्फ किसान लोग हैं, एक सरकारी वो तो सरकार दी है उतना, एक फ्लैट प्लस एक सरकारी नौकरी, ठीक है। उसको सिर्फ इनाम जो सब दिया है वो पैसा टोटल मिला के 16 करोड़ हुआ है। प्लस हरियाणा के जो किसान लोग हैं उसे 4 एकड़ जमीन गिफ्ट किया है। मतलब अभी भी गिफ्ट आ ही रहा है उसके सामने लगातार। बहुत लोग उसको एकदम शुद्ध गाय की घी 2-2 कंटर पहुंचाए कि बाबू तुम फिर तैयार हो 2028 के लिए। घी घी वो क्या तो एक होता है ना चूरमा, चूरमा बनाया जाता है, मतलब कि ड्राई फ्रूट्स और वगैरह दे के उसको ताकत बनाने के लिए, उसको चूरमा को ही आदमी पहुंचा रहा है कि 2028 में फिर तुमको तैयार होना। हाँ, लेकिन ये भी चीज है कि बहुत स्ट्रगल की है वो लाइफ में। अरे स्ट्रगल तो हम लोग भी कर रहे हैं, पता नहीं कब नसीब आएगा। मेडल वेडल कब आएगा पता नहीं। डीएसपी बन जाना, उसमें गिफ्ट तो कोई थोड़ी देगा। देखिए जब आप कुछ ऐसा काम करते हैं ना, तभी वो पूरे 142 करोड़ लोगों का वो अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लिया। ऐसा क्या है, डीएसपी तो बहुत बन गया है, बहुत आईएएस है, बहुत क्या है, लेकिन उसकी सबको नसीब नहीं होता है। आज विराट कोहली ये सब आया था जब T20 में वर्ल्ड कप जीत के, तो समझिए उसका ऐसा स्वागत हो रहा था जिसे लग रहा था कि जॉर्ज पंचम का स्वागत हो रहा। मतलब वो चीजें नहीं हो सकती है अब। वो सारी चीजें बचपन से ही होता है कि आप वो देश के मतलब क्या, देखिए आप डीएसपी बनिएगा आपका समाज का नाम रोशन होगा।
आप अपने घर में प्रॉपर्टी दीजिए, वो देश को मेडल दे रही है, देश का नाम ऊंचा होता है, वो चीजें हो जाती है। आगे देखिए, वर्ल्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में डेटा स्रोत से डेटा को मुख्य दस्तावेज में सम्मिलित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेल मर्ज कहलाती है। आगे देखिए, यहाँ पे भारत की मानक भूमध्य रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री ईस्ट वेस्ट क्या हो जाएगा? सबसे 82.5 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। 82.5 डिग्री ईस्ट भारत का मानक समय रेखा जो कहां से निकलती है? देखिए, कहीं कहीं आपको मिर्जापुर भी रहेगा लिखा हुआ, कहीं कहीं इलाहाबाद के नैनी रहेगा लिखा हुआ, ठीक है? तो ये भी चीजें ध्यान में रखना, इलाहाबाद, ठीक है? भारत के 5 राज्यों से क्रॉस करती है। पहला कौन हो जाएगा? यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। पांचवा कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पांचवा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है? छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पे मानक समय रेखा भी आती है और कर्क रेखा भी आती है, दोनों रेखा क्रॉस करती है। आपका जो दूसरी बात है, आपका जो 82.5 डिग्री जो ईस्ट है, ये आपके मानक समय, इंटरनेशनल मानक समय जो आपका, ये सॉरी ग्रीनविच लाइन जो आपकी है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर से ये कितना आगे है? 5.5 घंटा, 5.5 घंटा। जब एक देशांतर को आप पार करते हैं तो कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। और जब आप 15 देशांतर को जब आप पार करिएगा तो कितना घंटा का अंतर होगा? 1 घंटा का। कितना घंटा का? 1 घंटा का। यही मानक समय रेखा की वजह से ही गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 30 डिग्री का अंतर है, इसीलिए 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, इसीलिए 2 घंटा समय का अंतर है, ठीक है ना? समझ में आया? अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सुबह होगी तो गुजरात में कितने बजे होगी? 8 बजे सुबह होगी, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसके अनुसार 82.5 डिग्री के अनुसार ही हमारा समय लिया जाता है। दूसरी बात है, रसिया में, अमेरिका में एक से अधिक मानक समय रेखा है, इसलिए क्योंकि रसिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, मतलब उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा कंट्री है। अब ये समझिए कि उसका इधर से लेके इधर तक का 75 डिग्री का अंतर है, तो समझिए कितना घंटा हो गया? 15 का 15, 50, 30, 30, 45, चौको 60, दाम 75, 5 घंटा का अंतर हो जाएगा। समझ रहे हैं कितना? मतलब 55 घंटा का अंतर, मतलब कोई ऑफिस जा रहा है तो कोई ऑफिस से आ रहा है, ऐसा हो जाएगा। इसीलिए वो हर एक जगह पे यानी कि 5 से 6 मानक समय रेखा लिया। कनाडा क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, इसीलिए एक से अधिक मानक समय रेखा। इस चीजें को ध्यान में, ये सब चीजें देखिए समझ में तब आएगा जब ज्योग्राफी आप पढ़िएगा। यहाँ आसान देशांतर समझ में नहीं आ रहा है, की समझ में आए कुछ हम अपने बता देते, बक देते हैं कुछ ना कुछ हमें खुद नहीं लगता है कि आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन खैर कोई नहीं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर क्या खेलते थे? बैडमिंटन। ये क्या खेलते थे? बैडमिंटन खेलते थे। टोक्यो पैरा ओलंपिक। सेल के समूह में दर्ज संख्याओं को जोड़ने के लिए किस एमएस एक्सेल फन, हाँ सम होगा, सम। देखिए यहाँ पे 2010 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण विजेता पहली बार सुशील कुमार थे। पहला जो थे ये क्या थे? सुशील कुमार थे, जो कि लाए हैं। देखिएगा बजरंग पुनिया, गीता फोगाट, ये सब विनेश फोगाट के स्वागत में थी। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, ये सब कुछ ना कुछ दी है गिफ्ट। इतना उसको गिफ्ट मिला है ना। हाँ 100 का, 500 का, अरे हाँ। तो एगो कौन तो एक नेता थे, उसने ट्वीट भी किया था कि विनेश फोगाट, बाप रे मेरे, लगता है अब जाएगा। हो गया सब। हाँ यहाँ से देखिए, भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? गान है, गान। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने
आपका भारत और बांग्लादेश, एक और कोई देश है, हमारे नाम दिमाग से स्किप हो रहा है। 3 देश के ये राष्ट्रगान लिखे हैं। एक देश आपका भारत, एक आपका बांग्लादेश है, एक और देश है, याद आएगा तो मैं कल बताऊंगी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ही ने, जब हमारे महात्मा गांधी जी पहली बार यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किए थे 1917 ईस्वी में, तो उन्होंने जब सफलता उसमें हासिल किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ही सबसे प्रथम बार गांधी जी को महात्मा कह के पुकारा था। ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा कहने वाले यही थे। महात्मा कह के सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी ही ने पुकारा था। दूसरी चीज है, रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के वो पहले व्यक्ति थे जिसने 1913 ईस्वी में सबसे पहली बार साहित्य के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने नोबेल प्राप्त किया था। नोबेल प्राप्त किया था। इनका बुक क्या था, गीतांजलि। इनका बुक था गीतांजलि। ठीक है ना, यह भी चीजें ध्यान में रखना, गीतांजलि के लिए ही सिर्फ उनको मिला था। ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यहाँ पे देखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, ये चट्टोपाध्याय जो थे, इन्होंने क्या लिखा था, राष्ट्रीय गीत लिखा, वंदे मातरम, जो कि आनंद मठ में से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ में इन्होंने सन्यासी विद्रोह के बारे में भी चर्चा किया था। ठीक है ना, ये भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था। आगे देखिए 31 मार्च 2024 तक संघ लोक सेवा आयोग, मनोज सोनी थे, अब इनके जगह पे कौन आए हैं, प्रीति सूदन आई है, प्रीति सूदन। ध्यान में रखिएगा 31 मार्च 2024 तक संघ लोक सेवा कौन थे, तो ये श्री मनोज सोनी, और वर्तमान में ये है श्रीमती प्रीति सूदन, वर्तमान में ये है। ठीक है ना, वर्तमान में यही है। अरे वो इस्तीफा दे दिए, हटाए नहीं है। वो जो कांड हुआ था ना लड़की वाला, हाँ, जो फर्जी में चली गई थी, ईडब्ल्यूएस वाला विकलांगता का सर्टिफिकेट बना के, जिसके चलते बहुत ज्यादा बातें चल रही थी। दूसरी बात है ईएफओ भी एक एग्जाम होता है जो कि यूपीएससी ही कंडक्ट करता है, उसमें भी पेपर लीक होने की बात आई थी। तो दिन ब दिन इनकी छवि बिगड़ते जा रही थी, जिसके चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाँ, यूपीएससी को बदनाम कर दिया। अब क्या सही क्या गलत वो अलग बात है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तब जाके श्रीमती प्रीति सूदन जी को वर्तमान में यूपीएससी का संघ लोक सेवा का चेयरमैन बनाया गया। दूसरी बात है यूपीएससी जो संघ लोक, कितना ही बोलता है, संघ लोक सेवा आयोग जो होती है आपकी, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है इसकी, यानी कि अध्यक्ष की अगर नियुक्ति की बात अगर पूछा जाए कि नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति कर दिए। ठीक है ना,